किसी गांव में काजल और रेशमा नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों बहनें दिखने में तो एक जैसी थी, लेकिन काजल का रंग काला था, वहीं रेशमा दिखने में बहुत सुंदर थी। वो सारा दिन भर आईने के सामने बैठा करती थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ काजल को सादा जीवन पसंद था। रेशमा अपनी बहन काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। लेकिन उनके माता पिता दोनों बेटियों को एक समान प्यार करते थे। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। रेशमा को काजल के साथ स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, काजल अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। वो लंच टाइम में अपनी बहन रेशमा के पास गई और बोली, रेशमा, मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। बहुत भूख लगी है, तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करो ना। नहीं, मैं अपना लंच बॉक्स तेरे साथ हरगिज शेयर नहीं करूंगी। इतने में रेशमा की सहेली रूपा बोली, रेशमा, ये तेरी ही बहन है ना? देखो तो जरा, एक दिन है तो एक रात। ये कहते हुए वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगी। ये देख रेशमा गुस्से से बोली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मेरे पास मत आया कर, चली जा यहाँ से। अब यहाँ खड़ी होकर मेरे और इंसल्ट करवाएगी क्या? काजल दुखी होकर अपनी क्लास में वापस लौट गई। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद दोनों बहनें घर लौटी। तब रेशमा गुस्से से अपनी माँ सुमित्रा को बोली, मॉम, इस काली बंदरिया को मेरे साथ स्कूल मत भेजा करिए। इसकी वजह से मेरी सारी सहेलियां मुझ पर हंसती हैं। आप प्लीज इस काली लड़की का नाम किसी दूसरे स्कूल में लिखवा दीजिए। रेशमा, काजल तुम्हारी सगी बहन है, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते। दोनों को मिलजुल कर बड़े प्यार से रहना चाहिए और सारे काम मिलजुल कर करने चाहिए। बुरे वक्त में तुम्हारी बहन ही तुम्हारे काम आएगी, समझी तुम? मॉम, आप मुझे मत समझाइए, ये काली बंदरिया मेरे क्या काम आएगी? मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ और सुंदर लड़कियों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, समझी आप? इतना कहकर रेशमा गुस्से में वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सुमित्रा काजल के कमरे में गई और बोली, काजल बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को हमें कविता आंटी के घर पर उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन माँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप सब चले जाइए। नहीं बेटा, हम सब एक साथ जाएंगे पार्टी में। नहीं माँ, रेशमा को मेरे साथ कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता और मेरी वजह से उसकी इंसल्ट भी होती है। बेटी, रेशमा की बात का बुरा मत मानो, मेरे लिए तो तुम दोनों एक समान हो। तभी सुमित्रा रेशमा को आवाज देने लगी, रेशमा बेटी, जरा यहाँ आना। क्या हुआ मॉम, क्यों बुला रही थी आप? देखो बेटा, शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। तुम दोनों बहनें बाजार जाओ और एक सुंदर सा गिफ्ट खरीद कर लाओ। मॉम, मैं अकेले ही बढ़िया सा गिफ्ट खरीद कर ले आऊंगी, इसे मेरे साथ भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। अरे मॉम, नाराज क्यों होती हो? मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। ठीक है, हम दोनों गिफ्ट लेने एक साथ ही चले जाएंगे। इतना कहकर रेशमा मुंह बनाते हुए काजल के साथ बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। तभी रास्ते में रेशमा गुस्से से बोली, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे पीछे चलना, समझी? तू मेरे साथ चलेगी तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। ठीक है बहन, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में उन्हें एक बदसूरत बूढ़ी औरत दिखाई दी। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रेशमा गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, ए बुढ़िया, चल हट रास्ते से, मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। बेटी, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। अच्छा है, मर जाओगी तो इस धरती से बोझ ही तो कम हो जाएगा, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। और हाँ, मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करना। बदसूरत और काले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। हट रास्ते से, मुझे जाने दे।
ये कहते हुए रेशमा आगे चलने लगी। दूर खड़ी काजल ये सब देख रही थी। उसे बूढ़ी औरत पर बहुत दया आई। वो बूढ़ी औरत के पास गई और कुछ पैसे देते हुए बोली, अम्मा ये लीजिए कुछ पैसे और कुछ खरीद कर खा लीजिएगा। बेटी तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मुझ जैसी गरीब औरत की मदद की, पर उस लड़की ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की। अम्मा वो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। नहीं बेटा, तुम्हारी बहन एक मतलबी लड़की है, उसे सिर्फ सुंदरता से ही प्यार है और वो केवल सुंदर लोगों को ही पसंद करती है। इतना कहकर बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल गई। परी को देख काजल थोड़ी घबरा गई। घबराओ नहीं काजल, दरअसल मैं भेष बदल कर लोगों की परीक्षा लेती हूँ, लेकिन मैंने अब तक जितने भी लोगों की परीक्षा ली सभी लोग मतलबी और स्वार्थी निकले, लेकिन तुम पहली इंसान हो जो नेक और सच्चे दिल की हो, इसीलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्के देना चाहती हूँ। परी मुझे कुछ नहीं चाहिए। काजल तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो, चलो मैं तुम्हें अपने जादुई कुएं के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू से काजल को एक जादुई कुएं के पास ले गई। उसके बाद उस कुएं में से एक अनोखा गाउन और एक चमचमाती हुई गुलाबी रंग की लिपस्टिक निकलती है, जिसे परी काजल को देते हुए बोली, ये मेरा जादुई कुआं है, मैं तुम्हें इसमें से एक अनोखा गाउन और एक जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ। जैसे ही तुम इस अनोखे गाउन को पहनोगी तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। काजल ने परी का धन्यवाद कर जैसे ही उस अनोखे गाउन को पहना तो वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। ये देख काजल खुशी से झूम उठी। फिर परी से विदा लेकर काजल अपने घर की ओर जाने लगी। चलते चलते काजल काफी थक गई। चलते चलते पैरों में दर्द हो रहा है। काश मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी होती तो मैं उसमें बैठकर अपने घर जा पाती। अब पता नहीं मुझे पैदल और कितना चलना पड़ेगा। घर पर माँ परेशान हो रही होंगी। तभी उसे परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक की बात याद आई। उसके बाद उसने जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ी गाड़ी प्रकट हुई। ये देखकर काजल बहुत हैरान हो गई। वो उस गाड़ी में बैठकर अपने घर जा पहुंची। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर रेशमा और माँ सुमित्रा दोनों ही हैरान रह गए। फिर जैसे ही गाड़ी में से काजल बाहर आई तो दोनों माँ बेटी काजल को देखते ही रह गए। काजल बेटी, ये सब क्या है? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और ये गाड़ी किसकी है बेटा? काजल मुस्कुराते हुए जादुई लिपस्टिक के कुएं के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सुमित्रा मन ही मन खुश होती है, लेकिन रेशमा उससे बहुत बुरी तरह जलने लगती है। देख रेशमा, तुम्हारी बहन कितनी सुंदर हो गई है। अब तो तुझे अपनी बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक है, सुंदर लग रही हो तुम। इतना कहकर रेशमा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। वो जादुई लिपस्टिक मेरे पास होनी चाहिए। काली कलूटी काजल मुझसे ज्यादा सुंदर कभी नहीं हो सकती। जादुई लिपस्टिक को लगाकर मैं दुनिया की सबसे सुंदर और अमीर लड़की बन जाऊंगी। फिर मुझे इन लोगों के पास रहने की कोई जरूरत नहीं। जादुई लिपस्टिक की मदद से मैं एक बहुत बड़े बंगले में रहूंगी। इतना सोचकर रेशमा ने चुपके से काजल के कमरे में जाकर जादुई लिपस्टिक को चुरा लिया। अब मैं जल्दी से ये जादुई लिपस्टिक होठों पर लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। ये कहते हुए रेशमा ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया, वो बदसूरत और बूढ़ी दिखने लगी। अपने आप को आईने में देख रेशमा बुरी तरह चिल्ला उठी। रेशमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल और माँ सुमित्रा उसके कमरे में भागते हुए आए और रेशमा को देखकर उसे पहचान ही नहीं पाए। अरे, ये रेशमा के कमरे में कौन औरत है? कौन हो तुम? घर के अंदर बिना पूछे कैसे घुस आई? अरे माँ, मैं ही रेशमा हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम रेशमा हो? लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई?
माँ, मैं काजल से भी ज्यादा सुंदर दिखना चाहती थी, इसीलिए मैंने काजल की जादुई लिपस्टिक चुराकर अपने होठों पर जैसे ही लगाई, मैं बदसूरत और बूढ़ी दिखने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। अब मैं समझ गई हूँ, चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। रेशमा को गलती का एहसास होता देख काजल ने जादुई लिपस्टिक से रेशमा को पहले जैसा ठीक करने को कहा। पलक झपकते ही जादुई लिपस्टिक ने रेशमा को पहले जैसा ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से रेशमा का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। अब वो अपनी बहन काजल के साथ मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी। एक गांव में दो सगी बहनें ईशा और प्राची अपनी सौतेली माँ सुषमा के साथ रहती थी। पिता महेश को गुजरे हुए कुछ दिन ही हुए थे, तभी सुषमा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो दोनों बहनों से नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाने लगी। ईशा बड़ी बहन होने के नाते अपनी बहन प्राची को घर का काम करने नहीं देती थी। जितना हो सके घर का सारा काम वो खुद अकेले किया करती थी। एक दिन की बात है, प्राची उदास होते हुए अपनी दीदी ईशा से बोली, दीदी, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरा नाम स्कूल में लिखवा दोगी? मैं भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता ही है हमारी सौतेली माँ हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। वो हम दोनों को अपनी बेटी नहीं मानती, फिर वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देंगी? दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ उनकी सौतेली माँ सुषमा आई और बोली, तुम दोनों बहनें आखिर यहाँ बैठकर क्या खिचड़ी पका रही हो? ईशा, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरे सर की मालिश कर? सुबह से सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और एक तू है यहाँ बैठकर अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है। माँ, मैं बाकी कामों में व्यस्त हो गई थी, इसीलिए मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई थी। आप कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी सर की मालिश करने के लिए थोड़ा गरम तेल लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद ईशा एक कटोरी में तेल लेकर अपनी सौतेली माँ सुषमा के कमरे में गई और सुषमा के सर की मालिश करने लगी। तभी ईशा हिम्मत करते हुए सुषमा से बोली, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। प्राची स्कूल जाना चाहती है, कृपया करके आप उसका स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। उसका बड़ा मन है स्कूल जाने का। ये बात सुनते ही सुषमा ने गरम तेल की कटोरी ईशा की ओर फेंकते हुए कहा, क्या कहा तूने? महारानी को स्कूल जाना है? तेरा बाप मरने से पहले यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गया था। भगवान का शुक्र मना कि तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। उतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? वैसे भी तेरी बहन पढ़कर कौन सा कलेक्टर बनने वाली है? अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर, जाकर अपना काम कर। बेचारी ईशा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अभी उसकी छोटी बहन प्राची उदास होते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करती तो माँ आपको नहीं डांटती। चुप हो जाओ दीदी, मैं आगे से स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूँगी। ये कहते हुए प्राची की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह दोनों बहनों की जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही थी। एक दिन की बात है, सुषमा ने ईशा और प्राची को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो तुम दोनों, आज मेरी बेटी तारा हॉस्टल से घर वापस आ रही है। मेरी बेटी के कमरे में सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए और हाँ, उसकी पसंद का खाना भी बनाकर तैयार हो जाना चाहिए। चल जा, अब जल्दी जल्दी हाथ चला, मेरी बेटी के आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। ईशा बेचारी जल्दी जल्दी साफ सफाई का सारा काम निपटाकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। कुछ ही देर बाद तारा भी हॉस्टल से घर वापस आ गई। अपनी बेटी तारा को देखकर सुषमा खुश होते हुए बोली, आओ बेटी तारा, तुम्हारा स्वागत है। इतनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। सुंदर तो मैं हूँ ही, आखिर बेटी किसकी हूँ? तभी तारा की नजर ईशा और प्राची पर गई। माँ, ये दोनों फटीचर अभी तक हमारे घर में क्या कर रहे हैं? आपने इन दोनों को अभी तक घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? मैं इन दोनों को अपने घर पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन दोनों को फौरन घर से बाहर निकाल दो। सुषमा अपनी बेटी तारा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए सुषमा ने दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बहनों ने बहुत विनती की, माँ,
प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। हाँ माँ, वैसे भी रात हो रही है, हम इतनी रात गए कहाँ जाएंगे, हमें इस घर में रहने दो। लेकिन दोनों बहनों की बातों से सुषमा का दिल नहीं पिघला और घर का दरवाजा बंद कर दिया। दोनों बहनें रात के अंधेरे में यहाँ वहाँ भटकने लगी। दोनों को कहीं रहने की जगह नहीं मिली। फिर थक हार कर दोनों सड़क के किनारे सो गए। सुबह होने के बाद प्राची रोते हुए अपनी दीदी ईशा से बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि कुछ खरीद कर खा ले, और सौतेली माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? क्या सारी जिंदगी सड़क पर ही रहकर बिताएंगे? नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम दुखी मत हो, मुझे छोटा मोटा काम कहीं मिल ही जाएगा जिससे हमें 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाया करेगी। और रही रहने की बात, तो हम एक झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। चलो पहले जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। फिर दोनों बहनें जंगल से लकड़ियाँ लाकर रहने के लिए अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करने लगी। उसके बाद ईशा दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करने लगी। काम करके उसे जो पैसे मिलते उसी से वो अपना गुजारा चला रहे थे। फिर एक दिन ईशा ने सोचा, मेरी बहन स्कूल जाना चाहती थी, अगर मैं 3-4 घरों में और काम पकड़ लूं तो मैं ज्यादा पैसे जोड़ पाऊंगी। फिर मैं अपनी बहन का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर ईशा जरूरत से ज्यादा काम करने लगी। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी बहन प्राची के एडमिशन के लिए काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। उस दिन ईशा बहुत खुश थी कि वो अगले दिन प्राची का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने जाएगी। उस रात दोनों बहनें आपस में काफी देर बात करने के बाद खा पी कर सो गए। उनके सो जाने के बाद घर पर एक चोर दाखिल हुआ। जिस बक्से में ईशा ने अपनी छोटी बहन प्राची के एडमिशन के लिए पैसे जोड़कर रखे थे, चोर वो बक्सा चुराकर वहाँ से भाग गया। जब सुबह ईशा की आँख खुली तो वो बक्सा वहाँ ना पाकर वो रोने लगी। ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने जितनी भी जमा पूंजी जोड़ कर रखी थी सब चोरी हो गई। मैंने कितनी मेहनत करके एक एक पाई जोड़ी थी ताकि मैं अपनी बहन का स्कूल में एडमिशन करा सकूं, लेकिन चोर सब चुरा कर ले गया। ये कहते हुए ईशा फूट फूट कर रोने लगी। फिर कुछ समय बाद ईशा जिन घरों में काम करती थी उनसे पैसों की मदद मांगने लगी। उनके घर गई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पूरी तरह निराश होकर ईशा वापस अपने घर लौट ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया दिखाई दी। इतने में एक जहरीला सांप हमला करने के लिए उस चिड़िया की ओर बढ़ रहा था। ये देख ईशा बोली, अरे नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना बेचारी चिड़िया को वो जहरीला सांप मार डालेगा। इतना कहकर ईशा ने फौरन सड़क किनारे रखा एक डंडा उठाया और उस सांप को मारकर दूर भगा दिया। इस तरह ईशा ने चिड़िया की जान बचा ली। तभी अचानक वो चिड़िया एक सुंदर परी में बदल गई। ईशा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी और नेक हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है। तुम इस जादुई लिपस्टिक को जिस जगह लगाओगी वहाँ पर लिपस्टिक की खेती होने लगेगी और तुम उन रंग बिरंगी लिपस्टिक को बेचकर अपने घर का गुजारा अच्छे से चला सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लिपस्टिक की खेती करके और उन्हें बाजार में बेचकर छोटी बहन का ख्याल रख सकूंगी। परी जादुई लिपस्टिक देकर अदृश्य हो गई। वहीं दूसरी ओर ईशा जादुई लिपस्टिक लेकर एक खुले स्थान पर गई और वहां जाकर उस जादुई लिपस्टिक को जमीन पर लगा दिया। फिर कुछ ही देर में उस जगह पर कई सारी रंग बिरंगी लिपस्टिक की खेती होने लगी। ये देख ईशा खुश होते हुए सारी लिपस्टिक तोड़कर अपने घर ले आई और अपनी छोटी बहन को सारी बात बताई। फिर अगले दिन ईशा सभी लिपस्टिक लेकर बाजार में बेचने जा पहुंची। रंग बिरंगी सुंदर और आकर्षक लिपस्टिक देखकर ईशा के पास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते उसकी सारी लिपस्टिक बिक गई। इस तरह ईशा ने सारी लिपस्टिक बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए। धीरे धीरे
जादुई लिपस्टिक की मदद से ईशा बहुत जल्दी अमीर हो गई। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। रहने के लिए सुंदर घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और हर चीज की सुख सुविधा। साथ ही ईशा ने लिपस्टिक बेचे हुए पैसों से अपनी एक लिपस्टिक की दुकान खोली और अपनी छोटी बहन का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाया। मेरी प्यारी बहन, अब तुम्हारा स्कूल जाने का सपना पूरा होने वाला है। तुम कल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर कितनी प्यारी लगोगी, क्योंकि तुम कल से स्कूल जाओगी। क्या सच में दीदी? आज आपकी मेहनत की वजह से मैं स्कूल जा पाऊंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ और परी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्हीं की जादुई लिपस्टिक की खेती की वजह से हम दोनों बहनें एक सुखी जीवन बिता पा रहे हैं। फिर अगले दिन से प्राची खुशी खुशी बाकी बच्चों की तरह पढ़ने स्कूल जाने लगी। वहीं ईशा हमेशा की तरह अपनी लिपस्टिक की दुकान पर जा पहुंची। तभी वहां पर उसकी सौतेली माँ सुषमा और उसकी बेटी तारा लिपस्टिक खरीदने उसकी दुकान पर आए। वहां ईशा को देखकर दोनों चौंक गए। अरे, ये मनूस यहाँ पर क्या कर रही है? आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, ये मेरी दुकान है और दुकान के सामने जो तुम्हें घर दिखाई दे रहा है वो भी मेरा है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, मेरी बहन प्राची इस गांव के सबसे महंगे और बढ़िया स्कूल में पढ़ रही है। शायद आपको लगा होगा घर से हमें निकाल देने के बाद हम सड़क पर भीख मांग रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं, जिसका कोई नहीं होता उनके साथ भगवान होते हैं। आज देखिए, उन्हीं की कृपा से हम दोनों बहनें कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ईशा की बातें सुनकर सुषमा और तारा अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप वहां से चली गई। वहीं ईशा अपनी छोटी बहन प्राची के साथ जादुई लिपस्टिक की खेती की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। एक समय की बात है, राधा अपनी माँ सावित्री के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सावित्री के पति के देहांत के बाद सब कुछ सावित्री को अकेले ही संभालना पड़ा। विधवा औरत होने के कारण गांव का कोई भी जमींदार उसे अपने खेत में काम करने नहीं देता था और न ही गांव के व्यापारी उसे कोई काम देते थे, जिसके कारण उसकी माँ के पास भीख मांगने के अलावा कोई और काम नहीं बचा। एक गरीब परिवार में होने के कारण राधा स्कूल पढ़ने भी ना जा पाई। राधा को गांव के दूसरे बच्चे बहुत परेशान करते थे क्योंकि उसकी माँ भीख मांगती थी। एक दिन, राधा बिटिया, आज मैं मंदिर के पास भीख मांगने जा रही हूँ। हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम घर पर अपना ध्यान रखना। माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी आपके साथ भीख मांगूंगी। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटी? भीख मांगना कोई पुण्य का काम नहीं होता। भीख मांगना तो बहुत बुरी बात होती है। मैं नहीं चाहती तू कभी भी अपनी जिंदगी में भीख मांगे। मैं चाहती हूँ तू अपनी मेहनत से काम करे। लेकिन माँ, आप भी तो भीख मांगती हो। बेटी, मेरी तो मजबूरियां हैं। विधवा होने के कारण कोई मुझे काम नहीं देता। ऊपर से मैं पढ़ी लिखी भी तो नहीं हूँ, एक गवार हूँ, गवार, जिसके कारण मैं बाहर शहर में जाकर भी काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी तरह तू भी अपना जीवन बिताए। माँ, मैं भी तो पढ़ाई लिखाई करने स्कूल नहीं जाती, तो फिर मैं कैसे पढ़ लिख पाऊंगी? मेरी गुड़िया, तू चिंता मत कर, मैं तेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दूंगी। वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और तू मन लगा कर पढ़ना। सच में माँ, आप मेरा दाखिला स्कूल में करवाओगी? हाँ मेरी गुड़िया। अच्छा, अभी मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई। इतना कहकर सावित्री की माँ मंदिर भीख मांगने चली गई। स्कूल जाते हुए कुछ बच्चों को देखकर राधा बहुत खुश हो रही थी और उन बच्चों से बोली, तुम लोगों को पता है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल आऊंगी। बच्चे राधा पर हंसते हुए बोले, तुम और स्कूल का स्पेलिंग भी आता है तुमको? तुम तो कुछ नहीं पढ़ पाओगी, गवार हो ना, गवार ही रहोगी, अपनी माँ की तरह भीख मांगोगी। ऐसा कहकर वो बच्चे हंसते हुए स्कूल चले गए। राधा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या हुआ अगर मेरी माँ भीख मांगती है तो? क्या हुआ अगर मेरी माँ अनपढ़ है? मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि मैं कभी भीख नहीं मांगूंगी और ना ही गवार रहूंगी। मैं पढ़ लिख कर बहुत कामयाब इंसान बनूंगी। एक दिन सबको बता दूंगी कि एक भीख मांगने वाले की बेटी भीख नहीं मांगेगी। ये कहकर राधा अपने आप को हौसला देती है और उसके बाद मंदिर अपनी माँ को देखने के लिए चली जाती है। जैसे ही राधा मंदिर पहुंची, वो देखती है कि उसकी माँ कुछ औरतों से भीख मांग रही है और वो औरतें उसकी माँ से कह रही थी,
तेरे अंदर शर्म लिहाज है या नहीं? कैसी औरत है, अच्छी खासी होकर भीख मांग रही है, कोई काम नहीं आता, हाथ पैर तो सही है, इन भिखारियों को शर्म नहीं आती कभी भीख मांगने में, मुंह उठाकर आ जाते हैं। अरे ये लोग होते ही ऐसे हैं, इन लोगों से दूर ही रहा करो। भीख मांगने की इनकी आदत जो है, चुराना ले कुछ सामान संभाल कर रखना, सब तो इनकी शक्ल पर ही लिखा होता है, चोर कहीं के। सही कह रही हो बहन। ऐसा मत कहिए बहन, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। घर पर मेरी एक छोटी बेटी है, कुछ दे दीजिए ताकि वो खाकर अपना पेट भर सके। चल हट यहाँ से। ऐसा कहकर वो दोनों औरतें सावित्री को लात मारकर हटा देती हैं। ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगा। माँ को ये सब झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए भीख मांगती है ताकि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कहकर रोते हुए राधा घर आने लगी कि तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आई। अरे कोई है क्या? इस बुढ़िया औरत की कोई मदद करो। अम्मा की आवाज सुनकर राधा उनके पास गई। अरे अम्मा, क्या हो आपको? क्या सहायता चाहिए आपको? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, पास में ही नदी है, लेकिन मैं चल नहीं सकती, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आप रुकिए अम्मा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर राधा अम्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे एक नदी दिखाई दी। उस नदी में पानी के साथ साथ लिपस्टिक भी बह रही थी। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं जो नदियों में इतनी सारी लिपस्टिक फेंक देते हैं, पूरी नदी गंदी करके रख देते हैं। ऐसा कहकर राधा नदी का पानी भरने लगी कि तभी राधा को नदी से आवाज आई। राधा, इस नदी में किसी ने लिपस्टिक फेंकी नहीं, बल्कि मैं जादुई लिपस्टिक की नदी हूँ। क्या कहा? कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ राधा, जादुई लिपस्टिक की नदी। क्या ये आवाज नदी से आ रही है? सही कहा तुमने राधा, मैं ही बोल रही हूँ। नदी, तुम बोल कैसे सकती हो? ये कैसे हो सकता है? संभव है राधा, क्योंकि मुझे यहाँ एक परी ने बनाया है, उसी परी ने जिसने तुम्हें यहाँ भेजा। लेकिन मुझे तो यहाँ किसी परी ने नहीं भेजा, बल्कि मैं तो यहाँ एक अम्मा के लिए पानी लेने आई थी। वो कोई बूढ़ी अम्मा नहीं, बल्कि परी थी। उनका मकसद तो केवल तुम्हें यहाँ तक भेजना था, इसीलिए उन्होंने एक बुढ़िया का भेष बनाया और तुमसे झूठ कहा कि उन्हें प्यास लगी है, ताकि तुम उनकी मदद के लिए आगे आओ और वो तुम्हें मुझ तक भेज सके। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि राधा, तुम मन की बहुत सच्ची हो और हमारी रानी का आदेश है कि अब हम तुम्हें गरीबी में और जीने नहीं दें। इसीलिए उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मैं तुम्हें अपनी जादुई लिपस्टिक की नदी की एक लिपस्टिक दूं, जो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। उससे तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो और एक अच्छा जीवन बिता सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो नदी? हाँ राधा। ऐसा कहकर नदी राधा को एक जादुई लिपस्टिक देती है। क्या ये जादुई लिपस्टिक सच में मेरी और मेरी माँ की गरीबी मिटा देगी? मेरी जादुई लिपस्टिक पर शक करके तुम हमारी रानी परी पर शक कर रही हो, और ये करना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। भरोसा रखो, रानी परी सबके साथ अच्छा करती हैं। उसके बाद राधा जादुई लिपस्टिक लेकर घर आ गई। माँ जब इस बारे में सुनेंगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। अब उन्हें कभी भी भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हम आराम से घर पर खुशी खुशी रहेंगे, और मैं भी एक अच्छे स्कूल में अपना दाखिला करवा पाऊंगी और पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाऊंगी। उसके बाद राधा अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगी। आज उसकी माँ को भीख में कुछ नहीं मिला था, जिसके कारण वो खाने के लिए कुछ नहीं ला पाती। आप आ गई माँ? हाँ बेटा, लेकिन मुझे माफ कर दे, आज मैं तेरे खाने के लिए कुछ ना ला पाई, क्योंकि आज मुझे भीख में कुछ नहीं मिला बेटा। कोई बात नहीं माँ, अब हमें भीख के सहारे रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास ये जादुई लिपस्टिक है। जादुई लिपस्टिक हमारे खाने के लिए भोजन प्रकट कर दो। राधा के ऐसा कहते ही उनके सामने बहुत सारा खाना आ गया। ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार है। वही तो माँ, ये सारा चमत्कार जादुई लिपस्टिक का है। जादुई लिपस्टिक की वजह से ही मैं इतना सारा खाना प्रकट कर पाई। लेकिन तेरे पास ये जादुई लिपस्टिक कहाँ से आई?
उसके बाद राधा अपनी माँ को जादुई लिपस्टिक की नदी के बारे में बता देती है। ये तो रानी परी की कृपा है, हम तो धन्य हो गए। क्यों ना हम इस जादुई लिपस्टिक की मदद से एक लिपस्टिक का बिजनेस करें? ये तो बहुत अच्छी तरकीब है माँ, इससे हम इज्जत से पैसे कमा पाएंगे। ऐसा कहकर राधा जादुई लिपस्टिक से बोली, ये जादुई लिपस्टिक, हमारे लिए एक लिपस्टिक का गोदाम बना दो और लिपस्टिक बनाने वाली मशीन भी। राधा के ऐसा कहते ही उनके सामने एक बहुत ही बड़ा गोदाम प्रकट हो गया और लिपस्टिक बनाने वाली मशीन भी, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो गए। माँ, अब तो हम यहाँ अपनी खुद की लिपस्टिक बना सकते हैं। अब उसके बाद दोनों माँ बेटी खुद की लिपस्टिक बनाती और बाजार में जाकर बेचती थी। उनकी लिपस्टिक बहुत ही मुलायम और रंग बिरंगी होने के कारण सभी औरतें उन्हीं की लिपस्टिक खरीदती थी, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। और अब राधा का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। इसके बाद राधा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और सावित्री भी बाजार में लिपस्टिक बेचकर पैसे कमाना शुरू कर देती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी को कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।